डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में सांसद निधि खर्च पर बड़ा खुलासा। 95.90 करोड़ रुपए में सिर्फ 18% खर्च। 232 काम फाइलों में अटके। आरटीआई में खुलासा। 87 काम। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का बयान। अनिल नौटियाल ने कहा, गैरसैंण को जल्द ही स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास कार्यों को पूरा करा रही। देहरादून में वन विभाग की बैठक में फॉरेस्ट फायर प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की गंभीरता की खुली पोल। 31 विभागों और संस्थानों के प्रमुखों को बैठक में आमंत्रित किया गया, लेकिन 31 एचओडी में से अधिकांश स्वयं बैठक में नहीं हुए उपस्थित। शीर्ष अधिकारियों की गैर मौजूदगी कई तरह से सवाल खड़े कर रहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 8 सांसदों को कुल 95.90 करोड़ रुपए की सांसद निधि प्राप्त हुई, लेकिन दिसंबर 2025 तक इसमें से महज 18% राशि ही खर्च की गई। आंकड़े बताते हैं कि सांसदों ने कुल 232 विकास कार्य प्रस्तावित किए थे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया बेहद सुस्त रही। 87 काम ऐसे हैं जो कागजों में स्वीकृत होने के बावजूद धरातल पर शुरू तक नहीं हो सके। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूची का खर्च 0% बनाया गया है। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टंबा का खर्च 1% तक ही नहीं पहुंच सका। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल 47% और लोकसभा सांसद अजय भट्ट 18% खर्च के साथ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में बताए गए हैं। आपको बता दें, आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 8 सांसदों को कुल 95.90 करोड़ रुपए की सांसद निधि प्राप्त हुई है, लेकिन दिसंबर 2025 तक इसमें से महज 18% राशि ही खर्च की गई है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि सांसदों ने कुल 232 विकास कार्य प्रस्तावित किए थे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया बेहद सुस्त रही। 87 काम ऐसे हैं जो कागजों में स्वीकृत होने के बावजूद धरातल पर शुरू तक नहीं हो सके। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूची का खर्च 0% बनाया गया है। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टंबा का खर्च 1% तक नहीं पहुंच सका। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल 47% और लोकसभा सांसद अजय भट्ट 18% खर्च के साथ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में बताए गए हैं। धामी सरकार अपना आम बजट गैरसैंण स्तंभ विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिसके साथ एक बार फिर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग भी तेजी से उठने लगी है। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास कार्यों को पूरा कर रही है।
आपको बता दें, धामी सरकार अपना आम बजट यानी कि गैरसैंण स्तंभ विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिसके साथ एक बार फिर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग भी तेजी से उठने लगी है। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार लगातार गैरसैंण विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास कार्यों को पूरा कर रही है। राजधानी तो भराड़ीसैंण गैरसैंण में ही होगी और हम सब लोगों की इच्छा भी है। मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत तेज़ी से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और गैरसैंण विकास प्राधिकरण बना हुआ है। और मैं समझता हूँ, आपने देखा होगा पिछले 5, 7, 10 वर्षों के अंदर भाजपा की सरकार जब से रही है तब से वहाँ के विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं उस दिशा में काम होंगे तो आने वाले समय में निश्चित ही भराड़ीसैंण गैरसैंण में राजधानी भी स्थापित होनी चाहिए और होगी भी। प्रदेश भर में कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रही है। उसी कड़ी में चक्राता विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जसपुर विधायक आदेश चौहान के आवास पर पहुंचे और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, प्रदेश के हालात बद से बदतर है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हाल ही में राजधानी में पुलिस मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर एक नौजवान की हत्या हो जाती है और पलटन बाजार में एक बालिका को दिन दहाड़े हथियारों से गोदा जाता है, उसको चापड़ से मारा जाता है और आज हल्द्वानी में भी एक पुरुष और महिला की हत्या हुई है। प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन डकैती हो रही है, आए दिन चोरी हो रही है। ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो इस सरकार के रहते प्रदेश में ना हो रहा हो। उन्होंने कहा कि नशा अपने चरम पर है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर किसान आत्महत्या करें, इससे दुख की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। जिसमें पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया सरकार को चला रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वहीं आमजन का रहना मुश्किल हो गया है। इन सभी के चलते भी सरकार आंख मूंद के बैठी है और सरकार की इस कार्य प्रणाली के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता ही सरकार पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद लोकसभा में इस बात को उठाया कि राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। अरविंद पांडे विधायक अपनी सरकार के खिलाफ हैं और वंशीधर भगत कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर बैठ चुके हैं। तमाम विधायक सड़कों पर उतरकर ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि 16 फरवरी को राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में जहां जहां लोगों में बहुमत उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है और कांग्रेस के साथ साथ आमजन भी 16 तारीख को कूच में सम्मिलित होने का काम करेंगे। घनसाली नगर पंचायत में 3 दिवसीय बसंत महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। महोत्सव के अवसर पर क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। मंत्री ने 13 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और 60 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से सड़क, सिंचाई और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही पंचायतों को 29 विभागों के हस्तांतरण और ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के सीधे चुनाव के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। राजकीय इंटर कॉलेज किरेत के छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट चित्रण के लिए 11,000 रुपए की नकद धनराशि प्रदान की गई। विधायक शक्तिलाल शाह ने बुढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए मंत्री का आभार जताया।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। वहीं पहले सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए भी इस बार जोर दिया गया है। बीते वर्ष चार धाम यात्रा हेली सेवा में 5 प्रमुख बड़े हादसे हुए थे, जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी इंतजाम को और बेहतर किए गए हैं। हेली सेवाओं के लिए 3 साल पहले 2023 में किए गए टेंडर की अवधि 2025 में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 2026 की चार धाम यात्रा के लिए नई एविएशन कंपनियों के चयन हेतु नए टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके साथ हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है। वहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लाइव ट्रैकिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन ना कर सके। यूसीएडीए ने सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी प्राथमिकता है कि चार धाम हेली यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त हो। डीजीसीए के दिशा निर्देशों के तहत सहस्त्रधारा और सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी तैनात किया गया है। इसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ हेलीपैड पर बाइंडिंग और फ्लैटनिंग का काम किया जा रहा है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खराब मौसम में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। हेलीपैड और उड़ान मार्गों पर लाइव कैमरे और पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट के लिए कम से कम 1500 घंटे का उड़ान अनुभव अनिवार्य किया गया है। पहली बार केदारनाथ घाटी में उड़ान भरने वाले पायलट को अनुमति नहीं दी जाएगी। यूकाटा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि इस बार केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है। वहीं इस बार किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुप्तकाशी से केदारनाथ 12,444 प्रति व्यक्ति, फाटा से केदारनाथ 8,842 प्रति व्यक्ति, सिरसी से केदारनाथ 8,839 प्रति व्यक्ति है, जिसमें लगभग 9 एविएशन कंपनी कार्य करेंगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का विश्वास है कि इस बार हेली सेवा श्रद्धालुओं के लिए दुर्घटना मुक्त होने जा रही है। इस बार सुरक्षा के तहत तकनीकी व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। आम चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी के भीतर नेताओं की आपसी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। पहले मंत्री गणेश जोशी ने पुरोला के पूर्व विधायक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। वहीं अब एक बार फिर से पूर्व विधायक पुरोला मालचंद पर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कटाक्ष किया है। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मालचंद के कर्म उनको रुला रहे हैं और जनता काम देखती है। पूर्व विधायक मालचंद का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उन विधायक जी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो मेरे बड़े भाई है। अब प्रताड़ित उनको कौन कर रहा है वो खुद जाने, या उनके कर्म उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए जो जनता के साथ छला हुआ है। अब आजकल आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। जनता को काम पसंद है। जनता को आंसू बहाना, ढोंगीपन करना, लोगों को जात पात पे, धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से गुमराह करना, ये जनता ने पुरानी राजनीति सब छोड़ दी है। उन्होंने जैसे इससे पहले आज तक ये ट्रेंड चला था, लेकिन अब उनको जो इस पे सफलता नहीं मिलने वाली है और वो प्रताड़ित है, तो वो अपने कर्मों से प्रताड़ित है। जहां गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जमीन कब्जाने के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर विधायक पर सीधा हमला बोला। भुल्लर ने आरोप लगाया कि विधायक ने करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन को कथित तौर पर हड़प कर उसे बेच दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी विधायक अरविंद पांडे का नाम जमीन संबंधी विवादों में सामने आता रहा है और अब एक बार फिर जमीन का जिक्र बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा के वरिष्ठ नेता ही इस तरह के कृत्यों में लिप्त होंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोप सही साबित होते तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भुल्लर ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में अब तक ऐसे मामलों को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। फिलहाल इस मामले में विधायक अरविंद पांडे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
गरीब मार करने वाली भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली, और संरक्षण गलत कहूंगा, भू माफिया सरकार के कृत्यों को उजागर करने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए आज हमने प्रेस करी थी। और आज हमने इस मुहिम को शुरू करा है। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर जिनके साथ गलत हुआ है और जिस फाइलों में सत्ताधारी लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके बिना खसरों के जमीनों पर अपना कब्जा साबित करने का काम किया है, जो ये पाप किया है, कानून को तोड़ने का, फ्रॉड करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ हमने प्रेस करी है और इस मुहिम को हम आज शुरू कर रहे हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इनके पापों को उजागर करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन अब केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी बनता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की पहल पर विधानसभा परिसर में राज्य की स्थानीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से विभिन्न लोक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स एवं रमराड़ के पारंपरिक मुखौटे स्थापित किए गए हैं। कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाए, तो जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहाँ पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ीसैंण में हमारी जो गैलरीज हैं, सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं, उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमोह की, हमारी जो पोशाक है उनकी, इस जेवर है उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहाँ के बच्चों के द्वारा बनाई। हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उन्होंने ये तस्वीरें बनाई और वहाँ पर लगाई हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वन विभाग ने विभिन्न विभागों और संस्थाओं के साथ फॉरेस्ट फायर प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की। इस बैठक में करीब 31 विभागों और संस्थानों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था। हैरानी की बात यह रही कि आमंत्रित 31 एचओडी में से अधिकांश स्वयं इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए और अपने स्थान पर अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने का काम किया गया। फॉरेस्ट फायर जैसे संवेदनशील और राज्यव्यापी संकट से जुड़े इस अहम विषय पर शीर्ष अधिकारियों और की गैर मौजूदगी ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं और यह माना जा सकता है कि कुछ अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हो रहे हों, लेकिन बड़े स्तर पर अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि कई विभागों की प्राथमिकता सूची में वनाग्नि अभी भी शीर्ष पर नहीं है। दूसरी तरफ वन विभाग के मुखिया का कहना है कि फॉरेस्ट फायर को लेकर समय से विभागीय तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके अनुसार ही आगे काम किया जाएगा। बहुत बड़ा चुनौती है वन विभाग के लिए, जिसके लिए हमको समेकित रूप से काम करना आवश्यक है। केवल वन विभाग नहीं, हमने दूसरे डिपार्टमेंट का भी कोऑपरेशन चाहिए। तो इसलिए एक इंटर एजेंसी बैठक हुआ, जिस बैठक में जैसे पुलिस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रचार प्रसार, पुलिस, वायरलेस, है ना, एंड हमारा फायर टेंडर डिपार्टमेंट, इस प्रकार की बहुत सारे डिपार्टमेंट आज उनका रिप्रेजेंटेटिव के साथ यहाँ पर आए थे। एवं उसमें ये बल दिया गया कि आगामी फॉरेस्ट फायर के जो सीज़न साधारणतः हमारा 15 फरवरी में शुरू होता है, तो उस हिसाब से हमने किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार का हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए एवं किस प्रकार की कोई घटना हो जाने पर उसको कैसे जल्द से जल्द कंटेन करना चाहिए। एक गोल्डन आवर की बात हुआ आज, जिसको सभी लोगों ने सराहा कि जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एफएसआई के द्वारा हमको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम में बताया गया कि इवन साधारण जनता भी उनका पोर्टल में जाकर, एफएसआई के पोर्टल में जाकर फायर का डेंजर रेटिंग प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें क्या होगा ना, आपको एसएमएस मिलेगा। चंपावत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आई भोजन माताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा जिला प्रशासन के समक्ष रखी। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बदले मात्र 100 रुपए प्रतिदिन मान्य दिया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है।
उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट परिसर में आशा कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मानदेय सुनिश्चित करने की मांग उठाई। धरने का नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष सरोज पुनेठा ने आरोप लगाया है कि सरकार आशा कार्यकर्तियों से दुनिया भर का काम करा तो ले रही है, लेकिन उनके श्रम के अनुरूप मानदेय नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, जनगणना, सर्वे और अन्य सरकारी अभियानों में आशा कार्यकर्तियां दिन रात जुटी रहती हैं। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए जो जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और सीएमसी केंद्र के साथ मेडिकल कॉलेज में सुधारीकरण किए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है उसका सुदृढ़ीकरण करना और ये सुविधाएं हमारी तत्परता से लोगों को उपलब्ध हो, इसकी दृष्टिकोण से अभी समीक्षा बैठक हमने किया है और कुछ इसमें हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। विशेषकर पहले फेज़ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन सीएससी सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसको हम सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने 42 पॉइंट्स जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और 24 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसको फोकल पॉइंट्स के रूप में हम निर्धारित करने जा रहे हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा है लोगों को हमेशा उपलब्ध रहे। पर्यटन नगरी मसूरी में अवैध खनन का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास चल रहे अवैध खनन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। सड़क में आई गहरी दरारों ने बड़े हादसे की आशंका बढ़ा दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रात के समय जेसीबी मशीन लगाकर मुख्य मार्ग के नीचे प्लाटिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में एक नगर पालिका सभासद का नाम भी सामने आ रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।